वो छोटी वाली जो बुक है ना उसमें से पेज नंबर 70 कॉलेज वाले मिला क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। Choose the most appropriate answer from the given option in respect of the following. तो कौन सा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपका मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लेट टाइम। प्राइस फ्लक्चुएट वाइडली, बार बार प्राइस आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है एंड ऑल दैट। The method avoid affect the fluctuation is a FIFO, LIFO, simple or it is a weighted average method। तो प्राइस अगर फ्लक्चुएटली बढ़ रहा है तो अपन ने देखे वहां पे सिंपल एवरेज मेथड हम लोगों ने फॉलो किया, ये वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया ताकि वेरिएशन को चेंज किया जाए। फीफो और लिफो मेथड में स्टॉक पे असर होता है बट सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज में स्टॉक पे असर नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉलो। देन उसके बाद नेक्स्ट वन क्या बोला उन्होंने? एब्सोल्यूट स्टॉक का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट स्टॉक का मतलब पुराना हो जाना, सो नो डिमांड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कंटिन्यूअसली आप स्टॉक लेते हो तो उसको एनुअल स्टॉक, परपेचुअल, एबीसी और नन ऑफ द अबव बोला है, परपेचुअल बोला जाता है, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। देन एनुअल डिमांड 1000 यूनिट का, यूनिट प्राइस 10 रुपए का, कैरिंग कॉस्ट 10% है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 5 रुपए, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बोला। सो 2 एनुअल डिमांड ही दिया हुआ है 1000 इनटू आपकी इन्वेंटरी एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 5, कैरिंग कॉस्ट 10%, किस पे? हमेशा ही बोला है मैंने आपको 10% किसके निकालना है, तो 10% आपके प्रोडक्ट या यूनिट के प्राइस के ऊपर निकालना है 10%, तो विच इज अ 1। सो 2 इंटू 1000 इंटू 5 डिवाइड बाय 1, जो भी आएगा इक्वल टू करने के बाद रूट करो, इट्स अ 100 यूनिट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट वन, प्राइस आपका बढ़ रहा है, प्राइस आपका बढ़ रहा है इसका मतलब ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है तो इन दैट सिचुएशन कौन सा मेथड सुटेबल है? सुटेबल कौन सा ये उन्होंने पूछा। अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो पहले 10 था, फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ। अगर महंगाई बढ़ रही है तो इन दैट सिचुएशन आप महंगा वाला स्टॉक पहले बेचोगे ना, कि जो स्टॉक पहले महंगा खरीदा उसको बाद में बेचोगे क्या? नहीं, अभी बेचो जो चीज पहली महंगी है। तो अपन महंगे वाले स्टॉक, लेटेस्ट वाले स्टॉक बेच रहे, पुराने वाले लास्ट में बेचेंगे, दैट्स व्हाई FIFO। सुटेबल कौन सा समझ में आया? देन उसके अलावा मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल स्टॉक, इट इज कॉल्ड मैक्स मिनिमम प्लान। नेक्स्ट वन, a company manufacture 5000 units per month, cost of placing a order 100। नो मैन्युफैक्चरिंग का और आपका एनुअल रिक्वायरमेंट का कोई संबंध नहीं है तो अपन इसको कंसिडर नहीं करते। रॉ मटेरियल कैसे 10 पर केजी, एवरेज कंजम्पशन 275, ना मैक्सिमम कंजम्पशन ले रहा हूं ना मिनिमम कंजम्पशन ले रहा हूं, नॉर्मल कंजम्पशन ले रहा हूं, और नॉर्मल कंजम्पशन कितना है 275। द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज 20 पर एनम। नाउ 2 into 75 into 52 into 100 divided by 2, 2 ये कॉमन है, 275 केजी कहां से? नॉर्मल कंजम्पशन, साल भर में ये वीकली कंजम्पशन है ना, साल भर में कितने वीक होते हैं 52, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाय 2, वो कितना आता है? कैलकुलेट करके चेक करो एक बार, 1196। नाउ ए टाइप में कौन सी कैटेगरी आती है? हाई इन प्राइस, लो इन क्वांटिटी, ऑप्शन बी। ओके, बिन कार्ड क्या मेंटेन करता है? क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड वैल्यू, वैल्यू और क्वालिटी, ओनली क्वांटिटी। और स्टोर लेजर क्वांटिटी एंड वैल्यू। फीफो लिफो वेटेड अपन जो कर रहे हैं वो कौन सा है? स्टोर लेजर। ना 12 नंबर के एमसीक्यू को इंपॉर्टेंट कर लो। मिनिमम स्टॉक दिया हुआ है 4000 और एवरेज स्टॉक दिया है 9000, रीऑर्डर क्वांटिटी आपको निकालना है।
तो एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम प्लस 1/2 ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। ये निकाला था कि नहीं निकाला था? यस। 9000 4000, 9000 में से 4000 गए तो बचे कितने? 5000। हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब 0.5 ना, ये इसको डिवाइड कर देगा तो कितना हो जाएगा? 10,000। क्रॉस कंफर्म कर सकते। 10,000 का आधा कितना हो जाता है? 5,000। 5,000 प्लस 4,000, एवरेज स्टॉक 9,000 आया। इंपॉर्टेंट कर लिया। फिजिकल वेरिफिकेशन कौन सी मेथड है? पीरियोडिक बिन कार्ड, कंटिन्यूस स्टॉक लेजर। पीरियोडिक, तो ये अपन ने किया हुआ है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन कहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा? सिचुएशन कौन सा है? इन्फ्लेशनरी। कंफ्यूज हो रहे? रुको, एग्जांपल बनाओ। 10 11 12 13 नाउ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, तो 10 11 12 13 इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। हाँ, मुझे कौन सा चाहिए? हायर प्रॉफिट चाहिए। हायर प्रॉफिट चाहिए तो स्टॉक को हायर रख, तो मैंने पुराने वाले स्टॉक को बेचे, हायर वाला स्टॉक रखा। हायर द प्रॉफिट, हायर विल बी द क्लोजिंग स्टॉक। तो ऑप्शन कौन सा है? फीफो। ओके। स्टोर लेजर क्या मेंटेन करता है? रिसीट, इशू एंड क्लोजिंग का, क्वांटिटी एंड वैल्यू। और बिन कार्ड क्या मेंटेन करता है? बिन कार्ड सिर्फ क्वांटिटी मेंटेन करता है। नो, बिल ऑफ मटेरियल कौन किसको भेजता है? तो बिल ऑफ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके स्टोर डिपार्टमेंट को भेजता है, एंड स्टोर डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन नोट भेजता है परचेज डिपार्टमेंट को। सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट को कोटेशन भेजता है, और उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसको क्या करता है? पेमेंट करता है। इसको गुड्स रिसीव होने के बाद वो जीआरएन नोट, गुड्स रिसीट नोट बनाता है। तो ये डॉक्यूमेंट अच्छे से याद रखो। ये वाला ट्राई करते क्या? मैक्सिमम कंजम्पशन 300, नॉर्मल 200, रीऑर्डर लेवल 2 से 4 है, तो रीऑर्डर लेवल पूछा। रीऑर्डर लेवल इज मैक्स इनटू मैक्स, तो मैक्सिमम कितना है मेरा? 300, और मैक्सिमम टाइम कितना? 4, तो टोटल कितना होगा? 1200। चलो ये वाला कैलकुलेट करो। A company require 1,500 unit per month. Each require a 30 unit. Cost of placing order 200. Then carrying cost work out to be 20. Economic ordering quantity निकालना है। एनुअल रिक्वायरमेंट 1,500 यूनिट की है, तो साल भर में कितने लगेंगे? 18,000। 2 इंटू 18,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 200। कैरिंग कॉस्ट हम लोग हमेशा पर यूनिट निकालते हैं, 30 के 20%, कितना है? 6। तो 2 इंटू 18,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू के बाद अंडर रूट वाला साइन दबा दो, 1095। पक्का? चलो इसका एक टेबल निकाल के बता दो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1095 इतनी क्वांटिटी अपन क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर। फिर अपन निकालते नंबर ऑफ ऑर्डर। बहुत सारे लोग ये भूल गए, मेरे को साल भर में कितने यूनिट चाहिए? 18,000 यूनिट चाहिए। मैं हर बार ऑर्डर करूंगा 1095, तो मेरे को कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? मेरे को कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 16.40 इतने ऑर्डर देने पड़ेंगे। नो, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज माय 200 ना, तो 16.4 इंटू 200, 3280। ओके। नाउ उसके अलावा एवरेज स्टॉक अपन कितना पकड़ते हैं हमेशा? आधा, 2 वेज ना, तो 1095 का आधा कितना हो जाएगा? 547.5। ओके ना। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कितना है उसका? कैरिंग कॉस्ट इज 6 पर यूनिट, तो 547.50 इंटू 6, 3285। थोड़ा बहुत डिफरेंस पॉइंट की वजह से वो आ जाएगा, बट ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। ये कौन सा है? 3280 और 3285। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई आपकी?
टोटल कॉस्ट कितनी है? 6565, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखो, इसमें आपको मिसिंग फिगर की क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वांटिटी आपको ये कौन सी दी हुई है, ईओक्यू की दी है। ओके, आपको उन्होंने कैरिंग कॉस्ट दिया है 6, बराबर, तो आपको कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये क्वांटिटी का आधा करने के बाद 6 को मल्टीप्लाई कर दिया ना। कल को मेरे को अगर टोटल कैरिंग कॉस्ट देंगे 3285, तो मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज स्टॉक मिलेगा। हाँ, उस एवरेज स्टॉक को अगर मैं डबल कर दूंगा तो ईओक्यू का पॉइंट मिलेगा। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर मुझे बोले तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैं नंबर ऑफ यूनिट में कवर कर सकता हूँ। यस, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या रहता है, सेम होता है। तो मेरे को कैरिंग पता है तो मैं ऑर्डरिंग निकाल सकता क्या? हाँ, उतना ही सेम। ऑर्डरिंग पता है तो कैरिंग निकाल सकता क्या? यस। ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कैरिंग है उतना ही ऑर्डरिंग है, जितना ऑर्डरिंग है उतना ही कैरिंग है। नो कैरिंग कॉस्ट से मैं एवरेज स्टॉक निकाल सकता हूँ क्या? यस, मेरे को कैरिंग कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट है, 3285 डिवाइडेड बाय 6, तो मुझे एवरेज स्टॉक पता चलेगा। एवरेज से मैं ईओक्यू निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, डबल कर दो तो ईओक्यू मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है तो क्या मैं नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकता है? यस, 3280 डिवाइडेड बाय 200, तो मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर को अगर मैं ईओक्यू से मल्टीप्लाई करूं तो एनुअल रिक्वायरमेंट मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है। ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन आपको बताता हूं। वेट, 33 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ईओक्यू दिया है। कितना दिया है ईओक्यू आपको? 200। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया है? 20। टोटल परचेज कितने दिए? 4000। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए बोला आपको। अब मुझे बताओ, साल भर में मेरे को 4000 गुड्स चाहिए। कितने गुड्स चाहिए साल भर में? 4000। अगर साल भर में मेरे को 4000 गुड्स चाहिए, हर बार मैं 200 की ऑर्डर दूंगा, तो मेरे को कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 4000 डिवाइडेड बाय 200, तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 20 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। अब 20 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, हर बार ऑर्डर देने का कॉस्ट कितना है? 20, तो 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400। अब जितने की ऑर्डरिंग कॉस्ट उतने के ही कैरिंग कॉस्ट, तो 400 400 हो गया, बराबर। बट अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ है। कैरिंग कॉस्ट तो निकाल ली है, बट कैरिंग कॉस्ट क्या उन्होंने बोला? पर यूनिट। अब कैरिंग कॉस्ट निकालते वक्त मैंने क्या बोला था? जितनी मेरी क्वांटिटी उसका आधा स्टॉक अपन लेते ना यहाँ पे। क्यों आधा लेते? क्योंकि जाते वक्त गाड़ी खाली जाती है, आते वक्त भर के आती है, 2 है, तो 200 का आधा कितना हो गया? 100। तो 100 को अगर 400 से डिवाइड करोगे तो कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया? 4 रुपीज। ये समझ में आया क्या? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, 200 से डिवाइड करते हैं इसको। 200 से आएगा 2 रुपए, और 2 रुपए वाला ऑप्शन भी है, या फंस जाओगे तुम। एवरेज स्टॉक आपका आधा है, हाफ है। ओके, केयरफुल रहना उसके लिए। एक क्वेश्चन दो ऐसे ही। मेरे को 2 आंसर चाहिए। कैरिंग कॉस्ट आपकी 6 पर यूनिट है। ओके, टोटल कैरिंग कॉस्ट आपकी 3000 है। एनुअल रिक्वायरमेंट 12000 यूनिट की है। तो पहला सवाल, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? दूसरा सवाल, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? और तीसरा सवाल, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना होगा? तर 3000 असणार ना, कारण कॅरिंग कॉस्ट ते मला नाही माहिती, ते तुम्ही सांगा.
मी विचार केला सगळे आन्सर तिन्ही एकत्र द्या. बाजू में फोकस करेंगे. वो वाला टेबल दिखाना है या वापस बनेंगे दिखाता. चलो व्हाई देयर इज सो मच टाइम. ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हो गया. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है तुम्हारा? अरे सुबह अपन रिवीजन किया था. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट दैट इज ओनली ईओक्यू. तो वो कितना है ना? 3000. ओके. अभी यहाँ तक आ गए तुम लोग? वेट करो 2 सेकेंड के लिए. नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर देने हैं ये आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं पता है. अब जब तक ऑर्डरिंग नहीं कॉस्ट पता तब तक ये नहीं कर सकते. अब ईओक्यू निकालना पड़ेगा. अब ईओक्यू निकालने के लिए भी आप लोगों ने कोशिश करी कि 2AO डिवाइडेड बाय C. 2A का मतलब क्या? एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000. ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं पता है. कैरिंग कॉस्ट पता है आपकी कितनी? 6 ना. तो इसकी वजह से ना यहाँ से निकल पा रहे ना ये दोनों का एक दूसरे से इंटर रिलेशन है. ये दोनों का इंटर रिलेशन है तो ये नहीं निकाल सकते. दोनों में से एक चीज तो आपको मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए. इफ आई से मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 30. अब निकाल सकते? यस. 3000 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो जाएगा? 100. तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपको कितने देने पड़ेंगे? 100 ऑर्डर देने पड़ेंगे. हर बार ऑर्डर देने का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 30. तो आपका टोटलिटी में कॉस्ट कितना होगा? 3000. ये आपका टोटलिटी में कॉस्ट हो गया. अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर अगर 100 है तो आप ईओक्यू निकाल सकते क्या? हाँ. कितने? 12,000 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 120. अब समझ में आया? कौन सा वाला टेबल चाहिए? ये वाला. हाँ. मैंने बोला आपको दिया एग्जाम में तो ये हुआ है क्या लिख के? त्यांनी दिलं नव्हतं. अरे ये डायग्राम चाहिए क्या? तो तहुरा को बना. अरे तहुरा तिलाच हवाय. कौन सा वाला चाहिए? ये टेबल वाला. अहो नाही. और नंबर ऑफ ऑर्डर. आगे ये. हात ये वाला. तेच. डन. एक और बता दो करो. आता सगळं त्या क्वेश्चन. नोटबुकमध्ये कर. एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 यूनिट. ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 है. प्रोडक्ट कॉस्ट 60. कैरिंग कॉस्ट 10% है. तो ईओक्यू भी निकालो, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकालो एंड कैरिंग कॉस्ट भी निकालो एंड टोटल कॉस्ट भी निकालो.
ऑर्डर में रखे फॉर्म में 100 ये वाला है ना ऑर्डर ईओक्यू तो निकालो आराम से, बाकी का निकल जाएगा। हाँ देख ना 632.45 अरे माकडा ईओक्यू काढ. झालं. तिची शेंडी पकडून काय होणार नाही, तुझी शेंडी कापले. कोण आले? कुठे गेले? मला सोडून द्या. हे पाहू. झाले का? झालंय. Two. 62.45. 12,000 into ordering cost 100 divided by carrying cost 6. ईओक्यू कितना? 62.45. 63.45. 62.45. Point है. हो. 25 और 632.45 त्याला मी पूर्णांक म्हणतात. ये सबका आया क्या? ऑनलाइन वाले 632.45 तेज विचारतोय. पॉइंट में यूनिट्स मत कंसीडर करो. 60 कितना राउंडेड ऑफ करो उसको. 600 तरी देते 632च राऊंड अप करणार. अरे ना. हां. आगे क्या ऑनलाइन वाले? यस सर. यस सर. इसका अपन एक टेबल बनाएंगे, ठीक ना? इसका एक टेबल बनाएंगे ईओक्यू यानी क्वांटिटी वाला. क्वांटिटी के बाद नंबर ऑफ ऑर्डर. नंबर ऑफ 632. नंबर ऑफ ऑर्डर के बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट मग ॲव्हरेज स्टॉक. मग कॅरिंग और कॉस्ट. एवरेज स्टॉक, फिर कॅरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट, फिर टोटल टोटल कॉस्ट. 632. आपको साल भर में कितने गुड्स चाहिए? 12,000 डिवाइडेड बाय 632. तो नंबर ऑफ गुड्स कितने हो गए? 18.9. म्हणजे 19. हां. 18.19. म्हणजे 19 घ्या ना. 18.19 19 सर 19. वो मैच नहीं हुआ तुम्हारा. बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 100. तो 1,900. ये समझ में आ रहा है कैसे निकाला है? नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाला समझ में आ रहा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ में आ रहा है? एवरेज इसका आधा ना. इसका कॉस्ट कितना आपका? 6. तो 316 into 6 18.9. तो राउंडेड ऑफ कर दो उतना ही लो, क्योंकि दोनों का हमेशा ही क्या होता है? कॉस्ट सेम होता है. तो टोटलिटी में कितना हो जाएगा? 3,800. तो अब ध्यान से देखो, अगर तुमको टोटल कॉस्ट दिया है और कैरिंग कॉस्ट दिया है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं. यस सेम रहेगा 50-50. ओके ना. अगर 1,900 रुपीज दिया हुआ है आपको और आपकी कैरिंग कॉस्ट आपको पता है 6, तो 1,900 डिवाइड बाय 6 तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक को डबल करोगे तो क्या मिलेगा? ईओक्यू. ना जितना आपका कैरिंग कॉस्ट है उतना ही आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा ना. ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर मेरा इतना है 1,900, तो एनुअल रिक्वायरमेंट अगर मेरे को पता है और या ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है तो मैं डिवाइड कर सकता. यस 1,900 को ऑर्डरिंग कॉस्ट से डिवाइड करो 100 से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे? 19. नाउ 12,000 को 19 से डिवाइड करो तो मुझे ईओक्यू पता चलेगा. या अगर मुझे ईओक्यू ही पता है कितना? 832.
EOQ पता है, अगर मुझे 832 तो 12,000, तो भी मैं नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकता हूँ। तो नंबर ऑफ ऑर्डर दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, 12,000 डिवाइडेड बाय EOQ क्वांटिटी, या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट या पर ऑर्डर, तो भी निकाल सकते हैं। डन। तो पूरा टेबल लिख के हो गया। ओके, लीफो ब्रीफो की क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, तुम लोग निकाल सकते हैं ना। 29 रीऑर्डर क्वांटिटी 320, मिनिमम वेजेस 5, मिनिमम स्टॉक लेवल 400। तो रीऑर्डर लेवल कितना है ये उन्होंने पूछा है। रीऑर्डर लेवल के लिए फॉर्मूला है मेरा मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, बट मेरे को मैक्सिमम कुछ पता है क्या? मैक्सिमम स्टॉक लेवल पता है, मैक्सिमम क्वांटिटी है, मैक्सिमम पीरियड पता है क्या? नहीं। अब ये ऐसे ही मत सोचो कि यार रीऑर्डर लेवल है तो रीऑर्डर लेवल का ही फॉर्मूले से आंसर मिलेगा। मिनिमम लेवल में भी रीऑर्डर लेवल आता है, मैक्सिमम लेवल में भी रीऑर्डर आता है। अब मिनिमम लेवल से क्यों नहीं निकाल रहे? तो मिनिमम लेवल कितना है ये मुझे पता नहीं है, तो मैक्सिमम लेवल कितना ये पता है क्या? यस यस, ध्यान दे, तेरे को प्रैक्टिकल में दिक्कत आता भी है। तो मैक्सिमम लेवल ही क्यों लिया, मिनिमम क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम इनटू मिनिमम। अब देखा मैंने मेरे पास क्या क्या है, रीऑर्डर लेवल निकालना है, तो रीऑर्डर पता नहीं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल पता है हाँ 400, रीऑर्डर क्वांटिटी पता है हाँ 300, मिनिमम इनटू मिनिमम ये पता है, तो 20 इनटू 5 कितने हो गए 100, 100 में से 300 गए तो बचे कितने 200, 200 में से 400 गए तो बचे कितने 200, सो 200 इज द क्वांटिटी। डन। 3637 the cost of normal wastage is charged to प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब नॉर्मल है ना तो कहाँ पे चला जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ड्यू टू फ्लड, एक्सीडेंट, केयरलेस, ये सारे एबनॉर्मल और एबनॉर्मल है ना, ये आपका क्या है नॉर्मल लॉस। पिल्फरेज होना, इवेपोरेट होना, ये आपके नॉर्मल लॉसेस कहलाएंगे। देन मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम 4 और 3 दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है, रीऑर्डर लेवल निकालना। रीऑर्डर का फॉर्मूला मैक्स इनटू मैक्स, मैक्स कितना है 25, क्वांटिटी कितनी 4, तो कितने हो गए 100। A return comprehensive order with the specification of material code and the quantity sent out to inform the purchase department the need for material is called। तो किसने मटेरियल कोड क्वांटिटी किसको भेजा है, परचेज डिपार्टमेंट को भेजा है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, परचेज रिक्वेशन। कौन भेजता है, स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है। Price fluctuating widely which will be the even out weighted average, जो इफेक्ट को क्या करता है नलीफाई करता है, इवन आउट करवाता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द 70 एमसीक्यू इसके, तो आपका मटेरियल वाला पार्ट क्या हो गया, डन हो गया। अब ये मटेरियल वाला पार्ट आपका रिवाइज वापस होगा वर्किंग कैपिटल कहाँ पे, एफएम। एफएम के अपन एमसीक्यू थोड़े से ज़्यादा करवा रहे हैं और डिटेल में करवा रहे हैं, इसलिए अपन मैंने लास्ट में रखा है। आज अपना सीए में खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 दिन तक सिक्योरिटीज करेंगे, 21 को आपका एफएम चालू होगा, इन डिटेल में चलेगा आपका एफएम। ये वाले एमसीक्यू आज घर पे करोगे, ज़्यादा तो मैंने क्लास में करवाया। लेबर वाले पार्ट पे आ जाओ, लेबर लास्ट में क्या एकदम
मेरी इसमें नहीं है। एक 2 मिनट हाँ। 138. अरे थांब ना. 148 sir. ये मेरा पुराना वाला पीडीएफ है ढूंढना पड़ेगा। हे हो indirect काय अगं हे दोन आन्सर स्टिक करून ठेवायचं. हे दोन बघ तिने पण दोन्ही करून दिले सर अवॉइड त्यांना दोघांचं वाटलं. काय विचार काल बॅटिंग नाही हो ना, रडत होता तो. जडेजाला म्हटलं तुम्हाला batting नाही दिसत. अगं कॅप्टनशिप तुम्हाला तुमच्याकडे फास्ट बॉलर नाही ना तुला अंडरवेकर म्हणून 140 प्लस खेळतो त्याला खेळवा ना अरे पण तू खात होते. तिच्यापासून त्यांना ठरवलं नाही करायचं, समजलं ना? एक मिनिट तिने जन्माच्या आधीपासून कशी असते हा, धोनीचं बॅट दोन्ही की शेजारचं असं लांब केस वाढून खेळायचं असं दोन चिंटू. चिंटू चिंटू नाही पिंटू एवढं हिचा भाव आहे का धोनी झारखंडचे ना ए यार, हे काय यार? हो, राजू. हो, ते राजू. तो काय तो काय माझा नवरा आहे का? अपन ने कहाँ से करे थे इसी मेन बुक में से करे थे इस टेप से हाँ सर, छोटी वाली बुक में से. कॉस्टिंग मध्येच केलेलं आपण. हे काय यायचं 4-4 उत्तरं केली. हे बावट कसे टिक करून दिले ते हिने पण करून केलंय हिने पण print तिने केलंय. तुझं बघूनच केलं. तुझं काय यांनीच केलं. ये 2 मिनट हो चुकून जायचं जरा बसला होता जसा. आम्हाला लोकांना कंट्रोल करतात. एक्झॅक्टली. आम्ही मुली आहे पण
आता सावलीत गेली ती. ती आतपर्यंत सावलीत गेली. ही अशी तिच्या घरच्यांनी पैसे चालले होते. त्याचा नंबर देते मला. त्यांची पण बरोबर. बरं तिला मी द्यायला लगेच. उचल पटकन तुझी पेन्सिल ना खाली पडली. थँक्यू. आरुषचा नंबर दे बरं मला. आता मी तिच्याकडे गण्याचं घेतलं. कामाचं पेन्सिल पडला. कामाचं. उधारीवर ठेवलंय. 99 वर्षासाठी लीजवर ठेवलंय. अरे तो मेरे को नहीं मिल रहा, वो मेरे को बुक दो वो। मेरे पास स्क्रीन पे नहीं है, आप लोगों के पास सामने क्वेश्चन रहेगा तो यूज दैट। नोटबुक दो रेगुलर क्लास का एमसीक्यू ऑनलाइन वाले है आपके पास? लास्ट वाला चैप्टर है पेज नंबर 138। पेज नंबर 138 मिला? क्या हुआ? फर्स्ट वाले एमसीक्यू पे आ जाओ। फर्स्ट वाले एमसीक्यू पे आ जाओ। द रेट ऑफ चेंज इन लेबर फोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड। जिस हिसाब से आपके लेबर turnover इज कॉल्ड एज एन लेबर टर्नओवर। तीन रेशो अपन पढ़ते, सेपरेशन, देन उसके बाद अपन रिप्लेस, रिप्लेस के बाद डिस्चार्ज यानी फ्लक्स मेथड वाला। देन हॉलिडे पे विल बी ट्रीटेड एज, तो हॉलिडे पे जो भी ट्रीट किया जाता है इट विल बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट लेबर। देन उसके अलावा एमसी यस हॉलिडे पे ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एज वेल एज ओवरहेड्स, दोनों है। इनडायरेक्ट खर्चा भी है और इनडायरेक्ट खर्चे के साथ साथ ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। देन उसके अलावा एमसीक्यू नंबर 9 पे आ जाओ। एमसीक्यू नंबर 9 मिला? The accountant has computed the labor turnover rate for the quarter 20, 10 and 6% under the flux method, separation method and number of worker replaced during the year. The find out the worker left and discharged, तो आपको तीनों के परसेंटेज पता हुआ है, ओके? और नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितने किए ये पता है। तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस जो फिगर रुपीज में दिया होता है वो आपका हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट में, तो मैंने रिप्लेस का फॉर्मूला लगा दिया।
रिप्लेस का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर. म्हणून आपण एक्सरसाइज नाउ रिप्लेस का परसेंटेज कितना है? 28, 10 है कि 6 है? 10 नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस 10 10 परसेंटेज है. 10 by 100. सो 10% परसेंट इसलिए डिवाइडेड बाय 100. नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितने? 8. तो उससे क्या मिलेगा मुझे? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर. क्रॉस मल्टीप्लाइड करो 880 into 100 डिवाइडेड बाय 10. x इज इक्वल टू 800. 800. ये मेरा आंसर नहीं है, ये मुझे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मिले. मुझे कौन से निकालना है? मुझे निकालना है नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज. तो डिस्चार्ज का परसेंटेज दिया हुआ है क्या? यस. Oh, 6%. डिस्चार्ज का परसेंटेज दिया हुआ है. नाउ नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज वो पता नहीं है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पता है और उसका परसेंटेज दिया हुआ 6%. तो 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 800. क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा 800 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100. तो x इज इक्वल टू 48. इज इट क्लियर टू द एवरीवन? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 10 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 10. इन अ फैक्ट्री द फॉलोइंग गारंटी मिनिमम वेजेस. 8 घंटे काम करने के लिए आपको 120 रुपए मिलने वाले हैं. इंसेंटिव्स आपको दिया गया है रोवन टाइम के हिसाब से. स्टैंडर्ड टाइम आपको 1 यूनिट बनाने के लिए कितना दिया? 10 मिनट. यानी 1 घंटे में कितने यूनिट बनाओगे? 6 यूनिट बना लोगे. नाउ 5 days 40 वर्किंग आवर 300 यूनिट बनाए. व्हाट विल बी द अर्निंग पर वर्कर? अब मुझे ये बताओ कि अगर आप 1 यूनिट 10 मिनट में बनाते हो तो 300 यूनिट बनाने के लिए आपको कितने मिनट की जरूरत थी? क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे 3000 मिनट्स बराबर 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60. तो यानी कितने घंटे हो गए? 50 आवर्स. 50 आवर्स और नॉट? यस. तो आपने 300 यूनिट बनाए तो 50 आवर्स में आपका काम हो जाना चाहिए था. ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड टाइम. नाउ 50 आवर्स का काम आपने कितने में करा? 40 आवर्स में. तो 40 आवर्स वाज अ एक्चुअल टाइम. नाउ स्टैंडर्ड में से एक्चुअल गया तो टाइम सेव. ये क्लियर है कि सबको? टाइम सेव कैसे हुआ? यस. अब 10 घंटे बटाए तो आप लोगों को क्या करना है? आपको अर्निंग निकालनी. कौन से प्लान से निकालनी है? रोवन प्लान के हिसाब से अर्निंग निकालनी है. तो रोवन के हिसाब से अगर अर्निंग निकालनी है तो आवर्स वर्क इनटू आवर्स रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू आवर्स वर्क इनटू आवर्स रेट. ये आपका फॉर्मूला है. आवर्स वर्क 40 आवर्स यू वर्क. आवरली रेट दिया है क्या उन्होंने? नहीं दिया हुआ है. बट 120 रुपए आपको मिल रहे हैं डिवाइडेड बाय 8 आवर्स. तो 120 डिवाइड बाय 8 1 घंटे कितने हो गए? 15. नाउ टाइम सेव 10. स्टैंडर्ड टाइम 60. नाउ आवर्स वर्क 40 इंटू 50. तो ये कितना हो गया आपका? 50 है क्या? स्टैंडर्ड इज 50. सॉरी. तो ये कितना हो गया? 600. नाउ 40 इंटू 15 इंटू 10 बाय 50 करो. ब्रैकेट सॉल्व करो. 120. तो टोटल वेजेस हो गए आपके 720. डन. कॉपी क्या किया है इसे? मग तेच ना ऑप्शन 69.30 आपण मी सगळं तो बोनस पकड़ के ही कैलकुलेट करिए. 120 का बोनस ही 20 है. सर 20 रेट होता है. क्वेश्चन को हाईलाइट करो. मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए करवा के दिया था. टाइम रेट के हिसाब से बोनस देना ही नहीं है. मुझे देना है बोनस पीस रेट के हिसाब से. पीस रेट के हिसाब से बोनस देना है. टाइम रेट के हिसाब से बोनस नहीं देना है. अपन ने अभी जो रेट यहाँ पे लगाया वो आवरली रेट लगाया. वो आवरली रेट की जगह पीस रेट निकालना है. सो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो बेसिक सैलरी कितनी होगी?
300 यूनिट आपने बनाया, आवर्स वर्क ले ही नहीं सकते आप, आवर्स वर्क की जगह क्या लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट तुमने कितने बनाए। नाउ यहाँ पे टाइम रेट नहीं लेंगे, पीस रेट लेंगे। अब पीस रेट तो पता नहीं है, पीस रेट पता नहीं बट निकाल सकते हैं। कैसे? 1 घंटा काम करने के आपको 15 रुपए मिलते हैं, बराबर, और आप उसमें कितने यूनिट बना रहे? 6, तो 2.5 रुपए आपका क्या हो गया, पीस रेट। तो 2.5 ये आपकी हुई बेसिक सैलरी, प्लस आपको निकालना है बोनस। अब बोनस कैसे निकालोगे, तो बोनस थोड़ी ना पीस रेट पे देना है, बोनस तो उतना ही आपका, कितना, 120, तो वो बोनस वैसे की वैसे ही रहेगा 120। तो ये कितने हो गए आपके 750 प्लस 120, आंसर है आपका 870। वो हाईलाइट करके रखो, पीस वर्क सिस्टम। बेसिक सैलरी जो दी जा रही है वो पीस रेट के हिसाब से दी जा रही है। इन अ फैक्ट्री वेयर द पीस वर्क सिस्टम इज फॉलोड, पीस वर्क सिस्टम का मतलब घंटे के हिसाब से सैलरी है ही नहीं तुम्हारी सैलरी कैसी है, नंबर ऑफ यूनिट तुम कितना बनाओगे। तो बेसिक फॉर्मूला जो है आपका, ये फॉर्मूला किसका, आपका सैलरी का फॉर्मूला, तो उसको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, 750, और बोनस वो तो रोवन के हिसाब से ही देंगे, टाइम सेव के हिसाब से। समझ में आया? ऑनलाइन वाले Yes, sir. Yes, sir. 11 Yes, sir. MCQ नंबर 11। ओके, स्टैंडर्ड टाइम अलाउडेड इज 6 आवर, एक्चुअल टाइम टेकन इज 8, रेट पर आवर 10 अंडर द वेजेस ऑफ प्रीमियम सिस्टम। तो आपको निकालना क्या है, प्रीमियम सिस्टम ना, प्रीमियम सिस्टम का मतलब बार्थ वेरिएबल, बार्थ वेरिएबल का फॉर्मूला याद है, आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम। सुबह रिवाइज कराना, रेट क्या आपका 10, स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया था आपको 6 की 8, 6 स्टैंडर्ड टाइम था, 6 घंटे का काम 8 घंटे में करा तुमने, इसलिए हम तुमको बोनस दे रहे हैं। 6 घंटे का काम 8 घंटे में करा, इसलिए तुमको बोनस मिल रहा है। Sir, you. करो कितना, 69.2 है। MCQ नंबर 13 पे आ जाओ, MCQ नंबर 13, सर 12व टिक नाही केलं काय? इनडायरेक्ट मॉनिटरी बेनिफिट, प्रॉफिट शेअरिंग, बोला तीन नाही केला ना तू विषय, दिली पण नाही. माझी एक्झाम चालू होती तेव्हा बस करून टाक. iPad च्या ऐश्वर्याने पण हे नाही. या. ट्वेल्व का आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉफिट शेअरिंग। राहू द्यायचं ना, तू नाही केलं तर करून टाकायचं. मग केलं त्यांनी, अरे बावळट केलं त्यांनी. अहो, पुढे एखादा नसेल नसेल तर. एखादं नसेल तर. Incomplete. एवरेज एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितने वर्कर है 600, 13 नंबर के एमसीक्यू में आओ। एंड में कितने वर्कर है 700, 5 वर्कर जो है वो लेफ्ट कर चुके हैं, 20 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 75 वर्कर रिक्रूट किए, उसमें से 10 वर्कर रिप्लेस किए हुए, और उन्होंने पूछे वहां पे कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको लेबर टर्नओवर रिप्लेस का निकालना है। तो रिप्लेस का फॉर्मूला पता है ना, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर इनटू 100। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितने 10, एवरेज कितने आपके 600 प्लस 700 1300, 1300 डिवाइड बाय 2 650 इनटू 100 कितना 1.6 1.53 538% है इस, त्यामुळे 1.5 तो 1.54 भी बोल सकते हो। एमसीक्यू नंबर 14, एफिशिएंसी ऑफ द अबाउ 100 मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अंडरलाइन दैट मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अगर 83% है तो 100% देता, 100% है तो 110% देता, और 100 के ऊपर है तो 120% ऑफ द पीस रेट देता। तो ऑप्शन सी। नॉर्मल आइडियल टाइम, नॉर्मल आइडियल टाइम विल बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब नॉर्मल है तो कॉस्टिंग P&L, ये नॉर्मल का तो कहाँ पे आएगा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन ई। 16 पे आ जाओ, एमसीक्यू नंबर 16, एमसीक्यू नंबर 16। Done. Actual production during the year was 1000 unit. Standard production is also 1000. तो आपका actual production divided by standard production into 100. तो how much efficient? 1000 बनाने थे, 1000 बनाए into 100, तो 100% efficient हुआ। Yes. तो गैंट टास्क प्लान के हिसाब से उन्होंने पूछा हुआ है, पीस रेट सिस्टम कितना आपका 5 रुपए और टोटल मंथली रेम्यूनरेशन आपको निकाला है। तो गैंट टास्क बोनस प्लान क्या कहता है? टाइम के हिसाब से देता है कि पीस के हिसाब से देता है? पीस के हिसाब से देता है। तो नंबर ऑफ यूनिट कितने बनाए आपने? 1000 यूनिट्स आपने बनाए ना। 1000 यूनिट्स आपने बनाया तो उसने बोला है कितना? 120% ऑफ पीस रेट ना। तो 120% पीस रेट कितना है? 5। तो 1000 यूनिट इंटू 6000 कब? 100% एफिशिएंसी है। 100 है तो 100 के नीचे तो 100 असेल तर 110 आणि गैंट बोनस प्लान है। तो इमरजेंसी मेरिट डिफरेंशियल का बता रहे हैं। गैंट बोनस प्लान अगर 100 के नीचे तो गारंटेड टाइम वेजेस देता है। नाही बरोबर बोलला। 17 नंबर के एमसीक्यू पे वो आज थांबा बरोबर। क्यों लिखा हुआ है? माझे एग्जाम 17 overtime premium in the cost accounting due to circumstances beyond your control. सर्कमस्टेंसेस आपके बियॉन्ड कंट्रोल थे तो ओवर टाइम करना पड़ा। ओवर टाइम जो करना पड़ा विच इज नॉट एक्सपेक्टेड ना, एबनॉर्मल था, तो कहाँ पे जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ एक ओवर टाइम वाला एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ओवर टाइम अगर ये नॉर्मल ओवर टाइम है तो इट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीरियड है। और ध्यान से देखो, एबनॉर्मल के अलावा पर्टिकुलर जॉब या अर्जेंसी की वजह से ओवर टाइम करना पड़ रहा है तो जो व्यक्ति को अपन ये प्रोडक्ट बेच है उस व्यक्ति को चार्ज करेंगे। दिवाली वाला टेलर वाला एग्जांपल दिया था, याद है? यस, डायरेक्टली चार्ज टू द जॉब, डायरेक्टली चार्ज टू द जॉब। ओके, एक सेकंड के लिए होल्ड पे रखो। बियॉन्ड कंट्रोल ना, मग ते अबनॉर्मल आहे। आपण काहीतरी आपण शेतकरी आपण नाही कर्माचं नको नाही मला अरे आपण अरे मला करणार थँक्यू आपण किती छान आहे स्वीट गर्ल स्वीट गर्ल स्वीट गर्ल ये लास्ट वाला पार्ट समझा क्या? दिवाली के टाइम पे आप लोगों को टेलर लोगों के पास जब भी आते हो बहुत सारा वर्कलोड होता है तो अर्जेंटली अगर आपको जॉब चाहिए तो ही चार्ज यू द एक्स्ट्रा फॉर दैट ओवर टाइम, तो दैट इज डायरेक्टली चार्ज टू द जॉब और डायरेक्टली चार्ज टू द पर्टिकुलर पर्सन। कपडे घेतले कपडे घेतले लावून सांगतो फॉल पिको लावून दे म्हणून तू का फॉल पिको लावतेस? तो सुईद्वारे करून कसं फॉल लावायचा बरोबर? एमसीक्यू नंबर 20 आपण फॉल
MCQ number 20. A worker allowed to produce a 2 hours 5 unit. Wages paid to the worker 20 per hour, 48 hours a week, and then worker produce 150 unit. Earning under the RO1 plan. तो RO1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो सबसे पहले बोलेंगे टाइम सेव एंड स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा. कैसे निकालोगे? 150 यूनिट्स आपको बनाने ना. आपको टाइम कितना गया? 2 घंटे में आप कितने यूनिट बनाने? 5 यूनिट. तो 150 यूनिट बनाने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए था? 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 60 आवर्स. ऑनलाइन वाले आगे यहाँ तक. अब 60 का काम आपने कितने में करा है? 48 में करा हुआ है. RO1 प्लान है आपका. आवर्स वर्क इनटू आवर्स रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम. आवर्स वर्क इनटू आवर्स रेट, आवर्स वर्क 48, आवरली रेट दिया है क्या उनका? 20. टाइम सेव 12 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 48 इनटू 20. 960 प्लस ये कितना हो गया? 960 के 12 बाय 60 190, 196. एक बोलो यार. 115. डन. डन सर. MCQ नंबर 23 पे आ जाओ. MCQ नंबर 23. 190 plus चेक कर हो गया? यस सर. MCQ नंबर 23. वेज रेट 1.5 घंटा दिया हुआ है. टाइम अलाउडेड 20 है. टाइम टेकन 15 है. टोटल वर्निंग अंडर द हैशलेस प्लान उन्होंने दिया हुआ है. सो उन्होंने हैशलेस प्लान बोला है. तो इन दैट सिचुएशन आवर्स वर्क इनटू आवर्स रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू आवर्स रेट. नो, आवर्स वर्क इनटू आवर्स रेट. आवर्स वर्क कितना है आपका? 15 घंटे. और रेट कितना है आपका? 50%. वेज रेट दिलं आपण 1.5. टाइम सेव कितना हुआ आपका? 20 15 5 इंटू 1.5. तो ये कितने हो गए आपके? और ये कितने हुए? 3.7 26.25. लेबर करना. पहले भी हो गया. रिपीट क्वेश्चन पहिलाच क्वेश्चन होता. सॉल्यूशन भिजवा था. 23 हो गया. एक सेकेंड. 30 वाले पे आ जाओ. MCQ नंबर 30. Standard time allowed for job is 20 hours to actual time taken 15. Effective wages under the Hassel's plan 50% share. तो Hassel's plan निकालना ना आप लोगों को. Hours work into hours rate plus 50% time save into hours rate. Hours work कितना आपका? 20. Rate कितना है? 2 plus 50% टाइम सेव 5 इंटू 2. तो ये हो गया आपकी 40. और ये कितना होगा? 10 5 आवर्स वर्क. आवर्स वर्क इज 15. सॉरी 35. बट 35 वाले दो ऑप्शन है. ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी भी है.
नाउ इन दैट सिचुएशन उन्होंने क्या बोला है कि आपको वेजेस पर आवर भी चाहिए। तो वेजेस पर आवर कैसे निकालोगे? 35 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर वर्क। तो आपने कितने घंटे काम किए? 15 घंटे काम किए ना, 2.30। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। थर्टी वन वाला जिनका हो गया 31 वाला ट्राई करो। डन। 31 वाला करो, चलो जल्दी से। अरे थांब ना. छान. Yes, sir. वाला हुआ है क्या? हाँ, sir. 31 वाले में उन्होंने बोला है पहले कैलकुलेट करो रो वन प्लान के तहत। तो रो वन प्लान इज आवर्स वर्क इनटू आवर्स रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम प्लस आवर्स वर्क इनटू आवर्स रेट। आवर्स वर्क कितने किए उन लोगों ने? तो 30 आवर्स। रेट कितना है? 2। टाइम सेव 10 आउट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम 40 इनटू आवर्स वर्क इनटू आवर्स रेट 60। नाउ 30 इंटू 2 60 60 का 10/4 यानी ऑलमोस्ट 25% ना। रो वन के अंदर 75 आया। हैजलेस प्लान 70. आवर्स वर्क इनटू आवर्स रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू आवर्स रेट। नाउ आवर्स रेट कितना आपका? 30 इंटू 2 प्लस 50%। टाइम सेव कितना आपका? 10 इंटू 2 60। तो ये कितना हुआ? 10 70। पहला रो वन पूछा इसलिए 75 और बाद में एसेस पूछा। तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहले रो वन निकालना है। ठीक है, बाकी के थ्योरेटिकल एमसीक्यू ये वाला पार्ट आप करते थे। आपको 2 एमसीक्यू ना, एक मटेरियल के 80 और लेबर के 60 ये एमसीक्यूज है।
सर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग बाकी है ना सर? ऑलरेडी इसमें theoretically टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग ऑलरेडी कवर्ड है वो आप लोगों अगं बावळट. के अटेंडेंस रजिस्टर एंड टाइम बुकिंग जॉब रिकॉर्ड. हो तुम्ही सिक्युरिटीज नाही घेणार? चैप्टर नंबर 12 ये खत्म हो गया सीए में आज. एक मिनिट जाते. तू असं करणार आहे का आता? एक चैप्टर नंबर 12 पे आ जाओ तो सीए में आपका खत्म हो जाएगा. काय मी गेले होते तेव्हा माझं Adoption, governance and interpretation of international financial reporting standard and accounting standard in India. ये आपका लास्ट पार्ट है सीएमए का. इसके बाद आपका सीएमए पूरा खत्म हो गया है. तुमच्या घरी असे असतात की एकामेकाची काढून काढतात एकामेकाची काढून काढतात. डिटेल ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. मैंने आप लोगों को 2 टास्क दिए थे ऑलरेडी इन द मार्च. मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो और दूसरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो. ये भी इसके नाम में नंबर ही आपको पूछेंगे. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101. अब मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो याद दिला दी. ये तो करवाओ कम से कम. फर्स्ट टाइम अडॉप्टेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 101. 102 ये आपका कौन सा है? शेयर बेस पेमेंट. ये अपन ने चैप्टर नंबर 21 में भी देखा हुआ है. Then 103 business combination. Then 105 it is a non-current asset held on discontinued operation. Then 106 exploration and evaluation of mineral resources. 107 disclosure of financial instrument. 108 operating segment. 109 financial instrument. 110 consolidated financial statement. 111 joint venture. 112 disclosure of the interest and entities. 13 fair regulation and the payment and the value of measurement. 114 regulatory deferred accounts. 115 revenue from contract with customer. 116 lease. 1 presentation of financial statement. ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये तो आपको पता ही है. देन 2 इन्वेंटरी. 7 कैश फ्लो. इंडियन एएस में पहले वे 3 वाला था, अभी वो 7 हो चुका है. तो बी केयरफुल दैट इंडियन एएस और एएस दोनों में फर्क है. देन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेन, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था. ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली कवर कर रहे हैं. देन 10 event occurring after the reporting. 12 income tax. 16 property and plant. 19 employee benefit. 20 government grant disclosure. 21 foreign exchange जो कि वहाँ पे 11 है. 23 borrowing cost वहाँ पे 16 है. related party यहाँ 24 है, वहाँ पे 18 था. separate financial disclosure. 28 investment in joint venture. 29 financial reporting in inflationary inflation. 32 presentation. 33 EPS वहाँ पे 20 था. interim financial reporting. impairment of asset 28 था वहाँ पे. 29 था. अब यहाँ पे 37 provision. 28 था ना आपका contingent intangible asset का कौन सा था? 26. 26. अब यहाँ पे 38 हो चुका है. इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी 13 था, अब वो 40 हो चुका है. 41 इज फॉर एग्रीकल्चर और ये जनरल है. तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे. मैंने 2 बार बोला है कि ये दोनों ऐसे चैप्टर है कि इसमें आप जब तक बार बार रिवाइज नहीं करते आप कुछ नहीं कर सकते. चैप्टर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और इंडियन एस का, ये तो एटलीस्ट 50% मैंने क्या 100% ही काम मैंने ही करवा दिया. वो हो गए तो ये कब करोगे? हाँ, ये भी उतनी. तो ये आज के आज हो जाने चाहिए. कल मैं इसको पूछने वाला हूँ.
तो यहाँ पे आपका CMA वाला पार्ट खत्म हो जाता है। नाउ आज तारीख है 18, 19 एंड 20, 2 दिन कंप्लीटली सिर्फ सिक्योरिटीज लॉ लेके आओ। 19 ओके, दोनों दिन। और 21 को FM और सिक्योरिटीज लॉ दोनों लेके आना। ये 2 दिन तक सिर्फ सिक्योरिटीज चलेगा। इसके जो बड़े वाले चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट वाले वही अपन कवर करने वाले। और 21 को FM का स्कैनर लेके आना। 21 के बाद तो सिक्योरिटीज लॉ सारी क्वेश्चन। जैसे अकाउंट्स का पहला स्लॉट रहता था वैसे FM का पहला स्लॉट रहेगा और उसके बाद बाकी की चीजें आपकी होगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। सी यू टुमारो। By